हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, अगर आप सी टेट या एच टेट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्या कर एनसीईआरटी बुक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ये एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 की बात हो रही है। क्लास 6 की ये बुक है, यानी एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को हमने कवर कर लिया है। ठीक है, और इसी के साथ हमने क्या हिस्ट्री के बुक को भी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, हिस्ट्री की बुक में भी हमने 3 चैप्टर को करवा दिया है, तो उसको भी जाके जरूर देखेंगे प्लेलिस्ट से जाकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लेंगे सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर को देखने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है सभी प्रकार के हम बुक को कवर करते हैं एनसीईआरटी को, और इसी के साथ इसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको क्या है प्रैक्टिस सेट करने में भी काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, और हाँ, वीडियो अगर पसंद आपको आए, आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे क्या है हमें मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, क्योंकि हर एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है प्यारे दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 6 है, हमारा देश भारत। यानी हमें क्या है भारत देश के बारे में मुख्य मुख्य जानकारी आपको बताई जाएगी। ठीक है, बस कॉपी पेन अगर बुक हो तो वो भी निकाल दीजिए, और जिस जिस पॉइंट को आपको बताया जाएगा बस उसको नोट करते रहना। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में क्या बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये आपका पूरब है, और ये आपका क्या है पश्चिम है। तो ये उत्तर में हिमालय है। ठीक है, और पश्चिम में आपका क्या उत्तर में आपका हिमालय है, और दक्षिण में आपका क्या हिंद महासागर, और पूर्व में आपका क्या बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में आपका अरब सागर है। ठीक है, इसको ध्यान में देखते हुए हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको जान लेना है कि प्रायद्वीप क्या होता है। तो प्रायद्वीप का मतलब होता है कि स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर यहीं पर अगर बात कर दिया जाए आपसे कि द्वीप क्या होता है, तो द्वीप को भी समझते चलेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपसे कोई पूछ दे कि द्वीप का मतलब क्या होता है, तो देखिए सेम ऐसे ही परिभाषा होगी कि स्थल का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं द्वीप कहते हैं। लेकिन जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी, स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं प्रायद्वीप कहते हैं। और स्थल का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। ठीक है, चलिए भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार क्या है 3200 किलोमीटर। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उत्तर में लद्दाख की बात क्यों हो रही है, क्योंकि दोस्तों आप जान रहे हैं कि जो भारत हमारा देश है अब क्या है सबसे इसका उत्तरी छोर लद्दाख हो गया। यहाँ पर देखेंगे सबसे उत्तरी छोर लद्दाख हो गया, पहले जम्मू कश्मीर था ना। चलिए आगे देखते हैं, फिर से चैप्टर को पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते समय हर चीज़ को मैप के द्वारा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगर आपके पास भारत का मैप हो तो भारत का मैप अपने पास ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि तथा पूर्व में क्या है अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार, यानी कच्छ यानी गुजरात में कच्छ है, कितना 2900 है। इन सारे डाटा को भी आप समझते चलेंगे, क्योंकि पेपर में पूछा सकता है कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक इसका विस्तार, उसका विस्तार कितना किलोमीटर है, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसका विस्तार कितना है। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने अब आपने तो बता दिया कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका जो विस्तार है 3200 किलोमीटर है, लेकिन हमने कहीं पढ़ा था कि 3214 किलोमीटर। तो प्यारे दोस्तों वो 3214 भी आपका सही है, यहाँ पर देखो लगभग लगाया है। ठीक है, क्योंकि ये 6ठी क्लास की बुक है, इसलिए छोटी क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पर 3200 ही लिखा है लगभग। ठीक है, लेकिन इसका जो सही होगा वो आपको पता है 3214 होता है। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ को आप देखेंगे। ठीक इसी प्रकार से पूर्व से पश्चिम तक यहाँ पर 2900 दिया है, तो आप कहोगे कि सर हमने तो पढ़ा था कि 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लगभग लगाया है। ठीक है, तो आपका वो भी सही है और ये भी सही है, दोनों चीज़ को सही से ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं।
यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 में अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो प्यारे दोस्तों, अगर अब भारत की जनगणना अगर हो जाए एक बार ने, तो ये चीन से आगे निकल चुका है, ठीक है, क्योंकि ये पुराना आंकड़ा है 2011, ठीक है। चलिए अब भारत की स्थिति को देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत क्या लगभग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि जब आप गोलार्ध को करते हैं, गोला का आधा करते हैं, तो भारत ये, क्योंकि ऊपर का भाग उत्तर हो गया, नीचे का भाग दक्षिण हो गया, तो भारत आपका भी यहीं पर है, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री पर उत्तर में, ये देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, ठीक है। और दक्षिण से उत्तर की जो और भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है, ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, ठीक है। अभी इस चीज़ को हम मैप में देखेंगे, ठीक है। और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का जो विस्तार हो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, ठीक है। देखिए, अगर भारत को आप इस तरीके से बांटते हैं, गोला के रूप में देखते हैं, तो भारत आपका यहाँ पर है, यानी कि उत्तरी पूर्व गोलार्ध में, ठीक है। बहुत बड़े देशांतरिक विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच के समय का अंतर लगभग क्या होता है, 2 घंटे का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ेंगे कि क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का जो मानक समय एक नहीं हो पाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय हैं। क्या आपको पता है कि रूस में कितने हैं? ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, हमने इसको पहले ग्लोब वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या पढ़ चुके हैं बच्चों? तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए समय का जो निर्धारण होता है 4 मिनट, यानी कि, ठीक है, 4 मिनट है का अंतर होता है। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग क्या है, 2 घंटे पहले होता है। आपको यहाँ पर फोकस कर लेना है, गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश के बीच में क्या जो सूर्योदय का जो टाइम है 2 घंटे पहले होता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले होता है। आप पढ़ चुके हैं इसके पहले कि 82.5 पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को क्या है, भारत का मानक समय माना गया है। तो इसको भी आप पढ़ लेंगे कि भारत का मानक समय कितना है, 82.5 पूर्व होगा, ध्यान रखना, आप पश्चिम को ना पढ़ना। और ये इसी यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। अब ये भारत का मैप देख लेंगे। आपको ये भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी पूछा सकता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और आपके यहाँ पर श्रीलंका भी हो जाएगा समुद्र के जुड़ा हुआ, ये मालदीव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये भारत का मैप भी आप देख लेंगे, क्योंकि भारत के मैप से बहुत सारे क्वेश्चन को भी पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि भारत के कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, और तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, यानी यहाँ से जो राज्य हैं इनकी संख्या यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 9 है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तटीय यानी किस राज्य की ये लंबाई है, तो ये आपकी ये गुजरात की है। इन सारे फैक्ट को पढ़ते हुए आप चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम क्या। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। अब पाक जल संधि क्या है, भारत और पाकिस्तान से अलग करती है, यानी कि पाक जल संधि भारत को क्या है, श्रीलंका से अलग करती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अब राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को क्या 28 राज्य में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। ये प्रेजेंट में, इसको जरूर आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये भारत का विभाजन है। यहाँ पर नदियाँ है, सिंधु नदी है, इसकी ये सहायक नदियाँ हैं, और यहाँ से आपकी क्या गंगा नदी निकल रही है, फिर बहते हुए आपके क्या है यहाँ पर निकल गई ये यमुना, ये सब चंबल, ये सब सारी इसकी क्या है सहायक नदियाँ हैं, ठीक है।
इन सारी चीज़ों को आप देख लेंगे। ये भारत का विस्तार आपका है। चलिए आगे देखेंगे। आप सभी को पता है कि भाई दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है, ठीक है। अब चलिए भौतिक विभाजन को देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, तट है तथा द्वीप समूह है। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, यानी कि प्रहरी का काम करता है, ठीक है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है कि बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। जब भारत का जब मैप आप देखेंगे हिमालय का, तो वो इस तरीके से हिमालय का जो पर्वत है 3 समानांतर क्या रेखाओं में बांटा गया है, ठीक है। अब ये जो बाहरी वाली है इसको वृहद हिमालय कहते हैं, ठीक है, या हिमाद्री बोलते हैं। बीच वाली जो है इसको मध्य हिमालय या हिमाचल बोलते हैं। लास्ट वाला आपका क्या है, शिवालिक बोलते हैं। इसके बाद फिर मैदानी भाग शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर स्थित है, यानी कि माउंट एवरेस्ट इसी में है। बीच में यानी मध्य हिमालय या हिमाचल है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। अब बहुत से लोकप्रिय जो पहाड़ियाँ हैं वो इसी में है, ठीक है ना। 5 पहाड़ियाँ स्थानों के नाम आपको पता करना है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित एक श्रृंखला है, ठीक है। अब यहाँ पर जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती हैं तथा बेसिन में निक्षेपित कर देती हैं। सहायक नदी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो एक नदी क्या है या सरिता जो होती है, जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। जैसे मान लीजिए कोई गंगा नदी बह रही है, ठीक है, इसमें छोटी छोटी नदियाँ किसी भी तरफ से आके इसमें मिल जाती है और अपने जल को क्या करती हैं, इस नदी में प्रवाहित कर देती हैं, ठीक है। इसको एक अच्छे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे आपकी घर की जो नालियाँ हैं, ये नालियाँ क्या किसी बड़े नाले में जाके मिल जाती है, तो जो बड़ा नाला है वो मेन नदी मान लीजिए, और आपके घर की जो छोटी छोटी नालियाँ हैं वो सहायक नदी हो गई, ठीक है। आगे देखेंगे। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि मैदानी क्षेत्रों का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये इन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों से हुआ है, ठीक है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। आप सभी लोग जानते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में निवास करती है। अगर यही देखा जाए मरुस्थलीय क्षेत्रों में या पर्वतों में, तो वहाँ पर विरल ही बहुत कम लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत ही पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, ठीक है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं। अभी जो हमने मैप दिखाया था उस मैप को जरूर देख लेंगे आप, ठीक है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। देखिए कौन सी, नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं, ये जो भारत का मैप होता है इस साइड में ये बहती हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं, ठीक है। और ये जो दो नदियां हैं ये क्या है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये दोनों नदियां क्या है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है, ज्वार नदमुख का, ठीक है। आइए ये दोनों नदियाँ क्या करती हैं, अरब सागर में पश्चिम की तरफ बहती हुई क्या करती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट का बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। चित्र नंबर 6.3 में हम देख लेंगे, ठीक है। देखिए ये जो आपका क्या है पूर्वी घाट है, ठीक है,
ये कटा छटा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ की नदियाँ जो क्या करती है, नदियों से ये कट छट जाता है। ये जो पश्चिमी घाट है ये एक समान है, ठीक है। आगे देखेंगे, इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे है, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में ये गिरने वाली नदियाँ हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर क्या उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन का डेल्टा स्थित है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन का डेल्टा है, जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको छोटे छोटे ये भी पढ़ लेना है कि क्या आप जानते हैं, ठीक है, क्या है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ क्या है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसका नाम सुंदरवन डेल्टा है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, यानी कि जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, कुछ इसमें बताया गया है कि क्या आप जानते हैं जो प्रवाल होता है छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। देखिए ये भी हो सकता है कि भाई जो प्रवाल होते हैं छोटे समुद्री जीवों के उसे क्या कहते हैं, पॉलिप कहा जाते हैं, ठीक है। आगे क्या है, जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है, ठीक है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। चित्र नंबर 604 में देखिए ये क्या है, प्रवाल ही द्वीप है, ठीक है। अब देखिए सुनामी पर एक कविता है, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए बच्चों के द्वारा बनाया गया है। अभी आगे भी देखिए, भारत में दो द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में है, यानी ये जो भारत का मैप है यहाँ पर जो अरब सागर में लक्षद्वीप है, और इधर क्या है पूर्व में क्या है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। तो लक्षद्वीप क्या अरब सागर में स्थित है, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ है। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 को, क्लास 6 के 6 चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी की जो नई बुक आई इसमें बहुत सारे चैप्टरों को कम कर दिया गया है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह की एनसीईआरटी की बुक को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।